हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का वैश्वीकरण उसे देखने वाले हैं। यह जो वीडियो होगा पार्ट 1 होने वाला है और 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड उनका सिलेबस है, तो यह वीडियो जो है उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, प्रश्न पूछना हो, डाउट्स हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @2000435 और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी। एनेक्डोट स्टडी हब नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। यह जो वीडियो है पार्ट 1 होने वाला है। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम जानेंगे कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या होती है, यानी जो वैश्वीकरण की अवधारणा है, जो उसका कंसेप्ट है, आखिर है क्या वैश्वीकरण, उसे समझेंगे। उसके बाद हम वैश्वीकरण की परिभाषा जानेंगे, वैश्वीकरण के आखिर कौन से कारण रहे, और अंत में देखेंगे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव देखने को मिला। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हम ये सारे चार जो टॉपिक्स देख रहे हैं, ये चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको लास्ट पार्ट में, पार्ट 2 में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्वीकरण की अवधारणा। वैश्वीकरण की अवधारणा हम समझेंगे। तो लिखता है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। लिखता है कि जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। जनार्दन एक किसी व्यक्ति का नाम है जो कॉल सेंटर में काम करता है। ठीक है, वह जो है सारी रात काम करता है, रात भर वह काम पर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि दरअसल उसके जो ग्राहक हैं वो विदेशी हैं, विदेशी ग्राहक हैं, और विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जब वो रात के काम करता है, रात में काम करता है जनार्दन, तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो उसके लिए दिन होता है, यानी विदेशों के लिए काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके जो कस्टमर होंगे वो दिन के समय होगा उसके लिए। ठीक है, जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे संभव है, बहुत संभव है कि वह कभी भी आमने सामने की मुलाकात ना कर सके, यानी बहुत दूर के देश से उसका जो सर्विस है प्रोवाइड किया जा रहा है। जनार्दन की जो छुट्टियां हैं, वो छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं मिलती है उसे, बल्कि अमेरिकी कैलेंडर से उसे मिलती है। क्यों? क्योंकि जो वह अमेरिका के नागरिकों के लिए काम कर रहा है, विदेशी लोगों के लिए काम कर रहा है, वो जब अपनी सेवा देता है तो रात के टाइम में, लेकिन उसके विदेशी ग्राहकों के लिए वो दिन का समय होता है, इसलिए उसे रात भर जाग कर काम करने पड़ते हैं। और लिखता है आगे कि जहां उसके ग्राहक निवास करते हैं, यानी जो जनार्दन है उसको छुट्टी भी, अगर छुट्टी की बात भी आती है किसी फेस्टिवल पे, किसी शुभ अवसर पे, तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार नहीं, अमेरिका के कैलेंडर के अनुसार, विदेशी कैलेंडर के अनुसार उसको छुट्टियां मिलती हैं। तो यहाँ हमने एक व्यक्ति की बात देख लिया, जनार्दन के बारे में। आगे लिखता है कि अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया। ठीक है, रामधारी ने बाजार में जाकर एक साइकिल ढूंढने का प्रयास किया जो उसे कीमत के लिहाज से जंच जाए, यानी उसके जो पॉकेट मनी है उसके हिसाब से वो थोड़ा कंफर्टेबल हो, यानी ज़्यादा महंगा ना हो और कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी हो, यानी ना तो ज़्यादा महंगा हो और ज़्यादा खराब क्वालिटी का भी ना हो, यानी ठीक ठाक क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का, कम दामों में बेहतर क्वालिटी का साइकिल मिल जाए उसे। ठीक है, उसने एक साइकिल खरीद ली जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही थी। ठीक है, और इसे खरीदने का फैसला उसने कर लिया। पिछले साल पिछले साल रामधारी ने किया गया था कि अपनी बेटी को जन्मदिन के अवसर पे उसे बेबी डॉल खरीद कर दिया था जो अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। तो आपने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स देखे हैं। दो एग्जाम्पल में सबसे पहले पहला जो एग्जाम्पल है जनार्दन वाला, जनार्दन जो है सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। वह भारत में रहकर रात भर जाकर विदेशी नागरिकों को, विदेशी ग्राहकों को अपनी सेवा दे रहा है। दूसरे उदाहरण में हमने क्या देखा कि जो रामधारी है वो जन्मदिन के अवसर पर साइकिल खरीदने गया। ठीक है, लेकिन वो साइकिल भारत में नहीं बनी है, वो कहाँ बनी है? तो चीन में बनी है। यानी विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का हमें पता चलता है, यानी विश्व के किसी भी देश में बनी हुई वस्तु को हम दूसरे देश में बेच सकते हैं बिना
किसी भी, और यह किसका परिणाम है, तो वैश्वीकरण का ही परिणाम है। हम अपनी सेवाएं एक देश से दूसरे देशों में, विदेशों में प्रोवाइड कर सकते हैं, जो पहले एग्जाम्पल से पता चलता है। ठीक है, तो यही जो दो कंसेप्ट हैं। इसके अलावा हम वैश्वीकरण की अवधारणा की अन्य बात करें तो विचार है, हमारे विचार एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा का जो मैनेजमेंट है, वो भी हमारा जो है प्रसारित हो रहा है, बिखरता जा रहा है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है पश्चिमी देशों की योर मूव को हो रहा है। ठीक है, व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा है। और संस्कृति की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियों में हलचल देखने को मिले हैं। हमारे एक देश की संस्कृति दूसरे देश से घुल मिल गई है, ज़्यादा घुल मिल गई है। ठीक है, तो इन सभी विचार पे, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, इन सभी चीज़ों पे वैश्वीकरण का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तो हो गया वैश्वीकरण की अवधारणा। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण की परिभाषा आखिर क्या होती है, आखिर जो इसका डिफिनेशन है। एक मोटे तौर पे देखें तो आखिर इसका डिफिनेशन होता क्या है। तो लिखता है कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण से अभिप्राय देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था से एकीकृत करना है, मतलब जोड़ना है। इस प्रक्रिया में, इस जोड़ने की प्रक्रिया में, जो एकीकृत करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रक्रिया में एक देश के पूंजी, यानी किसी भी देश के, चाहे तो पूंजी हो सकता है, वहाँ के संसाधन हो सकते हैं, संसाधन के साथ साथ वस्तुएं हो सकती हैं, सेवाएं हो सकती हैं, सर्विस हो सकती हैं, जो हम एक देश से दूसरे देश में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए वैश्वीकरण की परिभाषा। एक मोटा मोटी देखा जाए तो जो वैश्वीकरण है वो होता क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड लेवल पे जोड़ना, विश्व के अन्य देशों से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ देना, तो क्या कहलाता है, तो वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें चाहे आपकी पूंजी हो या फिर कोई संसाधन हो, रिसोर्सेज हो, वस्तुएं हो, सेवाएं हो, विचार हो, या किसी भी प्रकार की जो चीजें होती हैं उनका आदान प्रदान होता है, तो ये वैश्वीकरण का परिभाषा कहलाता है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता पूर्वक इनका परिवहन हो सकता है, आवाजाही हो सकती है। ठीक है, आगे लिखता है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, यानी वैश्वीकरण के कोई एक फायदे नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे टर्म्स देखे जाते हैं। बहुआयामी अवधारणा है, इसके बहुत सारे क्या कहते हैं, तो इसकी अवधारणा है, बहुआयामी एक अवधारणा है वैश्वीकरण। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार तो हैं ही। यह जो वैश्वीकरण है उसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार देखने को मिलते हैं। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है, यानी यह कहना सही नहीं होगा कि वैश्वीकरण से केवल आर्थिक परिघटना देखने को मिलती है, आर्थिक लाभ देखने को मिलता है या फिर आर्थिक क्षति देखने को मिलती है। यह बिल्कुल सही नहीं होगा। इस तरह यह भी मान लेना या फिर यह भी कहना गलत होगा कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। नहीं, यह जो वैश्वीकरण है यह मिश्रित रूप है। इसका तो आर्थिक परिघटना का, वैश्वीकरण जो है आर्थिक परिघटना का मिश्रित रूप है, सांस्कृतिक का मिश्रित रूप है, विचारों का, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, इन सभी चीजों का मिश्रित रूप है। तो हम एक चीज पे दबाव नहीं बना सकते, एक चीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि जो वैश्वीकरण एक केवल आर्थिक परिघटना है या फिर वैश्वीकरण एक तो एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम आखिर देखेंगे कि वैश्वीकरण है जो ग्लोबलाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वैश्वीकरण के आखिर कारण क्या है। ठीक है, तो देखेंगे कि वैश्वीकरण के आखिर कौन से कारण हैं। लिखता है हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, यानी वैश्वीकरण के लिए अगर कह दें कि यह कारक जिम्मेदार है तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हो चुकी है। यानी वैश्वीकरण का अगर कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो टेक्नोलॉजी का नाम आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण ही वैश्वीकरण संभव हो पाया है। तो अगर प्रौद्योगिकी में बात करें तो उसमें सबसे पहले देखेंगे उन्नत प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। दूसरे कारणों की बात करें तो टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट और कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों के आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। अब लोग विश्व के दूसरे छोर पे बसे हुए भी हों तभी आपस में आसानी से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन उनके बीच होता रहता है। चाहे टेलीफोन हो, टेलीग्राफ हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट, कंप्यूटर, किसी भी माध्यम से अब लोगों के बीच में संचार जो हो गया है, सुलभ हो गया है। इन संचार के क्षेत्र में क्रांति हो चुकी है। आगे लिखता है विचारों, पूंजी, वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रवाह में
व्यक्तियों के प्रवाह में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसी के कारण ये संभव हो पाया है कि जो विचार है, पूंजी है, वस्तु है, इन सभी चीज़ों का तीव्र प्रवाह हो रहा है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो पाए हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि वैश्वीकरण के आखिर कौन से कारण थे, जिसमें प्रौद्योगिकी जो था, टेक्नोलॉजी सबसे मुख्य कारण था। अब देखेंगे कि वैश्वीकरण के आखिर कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो वैश्वीकरण के बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो है राजनीतिक प्रभाव। लिखता है सबसे सीधा सरल विचार है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता, यानी जो सरकारें होती हैं उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे करने की ताकत में कमी आती है। उनके जो कार्य करने की ताकत है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी, उसमें कमी आती है। राज्य अब कुछ कम मुख्य काम तक ही अपने आप को सीमित रखता है, यानी जो उसके काम करने का जो एरिया है वो बड़ा लिमिटेड हो गया है। अब अपने को मुख्य कामों तक ही, जो मेन काम होते हैं, उन कामों तक ही सीमित रखता है। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत जो वैश्वीकरण है उसके वजह से, जैसे कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना मेन काम है, तो सरकार कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने पर ध्यान देती है, अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देती है। तो ये सारे जो है मुख्य काम हैं जिन पे जो सरकारें हैं वो अपना ध्यान देती है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं। बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब ऐसी कंपनियां जो विश्व के कई सारे देशों में व्यापार कर रही है, तो उसे हम बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। तो यही लिखता है कि अपने पैर पसार चुके हैं, यानी विश्व के सभी देशों में इनका कब्जा है, विश्व के सभी देशों में ये कार्यरत हैं। इससे सरकारों को लिखता है कि इससे सरकारों को अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती है, यानी इसकी वजह से सरकारें अपने दम पे फैसला करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती है, ऐसी बात भी नहीं है। यानी वैश्वीकरण से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पे सरकारें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन वैश्वीकरण से ज्यादातर मामलों में सरकार को ताकत ही मिलता है, सरकार की शक्ति बढ़ती है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच प्रतिद्वंदिता और एशिया की दखल है, यानी विश्व के अभी भी ऐसे देश, बहुत से देश देखने को मिल जाएंगे जिनके बीच में दुश्मनी कायम है, प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है, और खासकर एशिया है, यानी वो देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, उनके बीच जलन जो है, जलन की भावना वो बहुत ज्यादा है। तो विश्व के बहुत सारे देशों में ये चीजें देखने को मिल जाती हैं जो विश्व राजनीति के लिए ठीक नहीं है। राज्य कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं। जो राज्य सरकारें हैं, जो देश की सरकारें होती हैं, वो मुख्य रूप से कानून व्यवस्था पे ध्यान दे रही है और मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, इन दो चीजों पे ध्यान दे रही है, नागरिकों की सुरक्षा पे ध्यान दे रही है। ठीक है। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हमेशा सरकार को कमजोर ही नहीं, वैश्वीकरण के कारण सरकारें मजबूत भी होती हैं कई मायनों में, कई सारी चीजों पे। ठीक है। अब राज्यों के हाथों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। अब जो सरकारें हैं उसके पास तो एक पर एक टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी के बूते अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं, बहुत जल्दी जुटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई नागरिक है, ठीक है, वो अमेरिका जा रहा है, अगर कोई विमान दुर्घटना हो जाती है तो जितनी जल्दी सूचना मिल सकती है वो कैसे मिल सकती है? तो इंटरनेट के माध्यम से। तो अपने नागरिकों के बारे में किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो बहुत जल्दी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य जो है ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार उनकी क्षमता बढ़ती है। हम सभी जानते हैं कि जब सरकार को जितनी जल्दी सूचना मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि भारत है, ठीक है, भारत पर किसी पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है, तो हमारे पास जब उन्नत टेक्नोलॉजी रहेगी तभी तो हमें जल्दी से सूचना आर्मी वाले पहुंचा पाएंगे, सरकारें जान पाएंगे, हमारे मंत्री जान पाएंगे, सांसद जान पाएंगे, और हम जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई कर सकेंगे। अब जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास सूचना जल्दी नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे में हम कारगर कदम नहीं उठा सकते। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी क्षमता बढ़ती है। ठीक है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। तो यही बात बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से अब जो राज्य हैं, वो राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, राजनीति शास्त्र में अगर राज्य वर्ड आए तो अब समझिए यहाँ पे देश की बात हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे राज्य वर्ड देखने को आपको मिल जाएंगे। तो राज्य का मतलब यहाँ ये वाला राज्य नहीं है, बिहार और यूपी मध्य प्रदेश ये वाला राज्य नहीं है। राज्य कहने का मतलब है यहाँ पे देश, ठीक है। तो जो भारत है पहले से ज्यादा या फिर अन्य कोई भी देश पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सूचनाएं जुटाने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, राजनीतिक प्रभाव। अब हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव कि वैश्वीकरण के कारण आखिर कौन से आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो लिखता है वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अब लोगों के पास जितनी जल्दी सूचनाएं पहुंचेंगी, लोग उतनी ज्यादा और उतनी भारी मात्रा में वस्तुओं के व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। धनी देश के जो निवेश करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, अपना धन जो है, अपने पैसे अपने देश की जगह कहीं और निवेश करना चाहते हैं। खासकर वैसे देशों में जो विकासशील हैं, जो अभी विकास कर रहे हैं, वैसे देशों में जो निवेश करता है, जो इन्वेस्टर से पैसे लगाने चाहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। खासकर विकासशील देशों में, ठीक है, ज्यादा जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा उन्हें प्रॉफिट होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही। कह रहा है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, वैश्वीकरण आया है, तो वैश्वीकरण के चलते अब जो विचार हैं, अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही। जो राष्ट्र मतलब मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान तो पहले एक ही था, 1947 के पहले तो एक ही था। लोगों की संस्कृति एक थी, भाषाएं जो थी लगभग समान ही थी। तो अब दोनों देश बन चुके हैं, अलग अलग देश बन चुके हैं। तो अभी भी लेकिन एक राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति सेम ही है, ज्यादा कर अंतर नहीं है। तो वैश्वीकरण के चलते अब हम अगर हमारे बीच में अगर व्यापार भी होता है, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हमारी जो राष्ट्र की सीमाएं हैं वो बाधा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमारे जो विचार हैं मिलते जुलते हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति मिलती जुलती है। तो यही बोल रहा है, ठीक है, यानी राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह जो है आबाद हो उठा है, यानी अनलिमिटेड हो चुका है, पूरा भारी मात्रा में हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। और जब से इंटरनेट आए हैं, कंप्यूटर आए हैं, तो जो सेवाएं हैं, जो सूचनाएं पहुंचाने का जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुका है, जिससे बहुत जल्दी और बहुत सक्षम कदम उठाए जाने के प्रयास किए जाते हैं सरकारों के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो व्यापार कर रहे हों या फिर अन्य किसी भी प्रकार की सेवा से जुड़े हों। ये तो हो गए आर्थिक प्रभाव। आगे लिखता है आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत कि वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, यानी जब से वैश्वीकरण आया है तो वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं और पूंजी में प्रभाव बढ़ा है। लोग बढ़ चढ़कर व्यापार कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। गरीब देशों में, जो विकासशील देश हैं, उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इनका प्रभाव तो बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, लेकिन उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी है। जो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन है, वैश्वीकरण के कारण लोग इतने ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहे हैं जितने ज्यादा वस्तुएं हो, पूंजी हो या फिर विचारों का ट्रेवलेशन हो रहा है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, यानी उतनी ज्यादा भारी मात्रा में लोग ट्रेवल नहीं हो रहे जितने तो वहाँ के उनकी सूचनाएं प्रवाहित हो रही हैं, सूचना का प्रभाव बढ़ रहा है, विचार बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रही है, वस्तु बढ़ रहे हैं, यानी व्यापार हो रहे हैं। उतनी भारी मात्रा में लोग नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद्य बनाए रखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि जो विकसित देश है, विकसित देश में कौन कौन से अभी आ जाएंगे, तो अमेरिका आ जाएगा, रूस आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। ये सब क्या है, तो ये सब विकसित देश है, यानी डेवलप्ड कंट्री है। इनके पास जो संसाधन है बहुत उचित तरीके के संसाधन है और बहुत अच्छे संसाधन है, ठीक है। तो ये जो देश हैं अपनी वीजा नीति के जरिए जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको अभेद्य बनाए होते हैं, यानी डिफिकल्ट, यानी इसके कहने का मतलब है कि कोई भी बाहरी देश के नागरिक, विदेशों के नागरिक भारत में नहीं, इन देशों में, जो विकसित देश है, इन देशों में नहीं आ सकता है। यानी अपनी जो वीजा नीति है वो कठोर बनाए हुए है। उसको अपने विकसित देशों में आने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, वीजा बनाने के लिए बहुत आसानी से वीजा नहीं बन पाएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं ये जो विकसित देश हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आखिर जो विदेशों के नागरिक हैं, खासकर विकासशील देशों के, उनको अपने यहाँ क्यों नहीं आने देने चाहते हैं? तो इसके पीछे एक कारण है। क्यों? जो कारण है, क्योंकि जो दूसरे विकासशील देश के नागरिक हैं विकसित देशों में जाएंगे, विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों की नौकरी धंधा न हथिया लें,
ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई में बढ़ गया है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो विकसित देश हैं वो अपनी वीजा नीतियों को इसलिए कठोर बनाए रखते हैं, वे चाहते हैं कि विदेशों के नागरिक, विकासशील देशों के जो नागरिक हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ पाए। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो आएंगे तो हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, हमारे लोगों को बेरोजगार होना पड़ सकता है। तो इन वजहों से अपने नागरिकों के रोजगार की समस्याओं को देखते हुए वे अपनी वीजा नीति को अवैध बनाए हुए होते हैं। डिफिकल्ट, अवैध का मतलब होता है डिफिकल्ट बनाए हुए रहते हैं, ताकि जो विकसित विकासशील देश के नागरिक हैं वो विकसित देशों में न आ जाएं और वहाँ के नौकरी धंधे को न हथिया लें, ताकि जो विकसित देश के नागरिक हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़े। तो इस वजह से वे जो होते हैं अपनी वीजा नीति को थोड़ा कठोर बनाए रखते हैं, ताकि कोई भी आसानी से उसके यहाँ ना आ जाए। आगे लिखता है कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बंट गया है। यानी जब से आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं तब से पूरे विश्व में जो जनमत है, जनमत मीन्स लोगों का जो मत है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छा है, लोगों की जो सोच है वो बट रहा है, बहुत सारे पार्टों में बट रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें जो है कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो सरकारों को अपने नागरिकों के प्रति करते रहना चाहिए, वो इन चीजों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आर्थिक वैश्वीकरण के कारण ऐसा देखा जा रहा है। आगे लिखता है कि सामाजिक न्याय से सरोकार में संबंध रखने वाले, सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वालों का कहना है कि आर्थिक जो वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक छोटे तबके को फायदा होगा। यानी जो समाज से जुड़े रहते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो आर्थिक वैश्वीकरण है उससे आबादी के एक छोटे तबके को, एक छोटे समूह को फायदा होगा, इससे ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा। जबकि नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जो आर्थिक वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा, आबादी के एक छोटे तबकों को ही फायदा होगा, एक छोटे ग्रुप को ही फायदा होगा। और वैसे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित हैं, वे लोग तो और बदहाल हो जाएंगे, उनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। कुछ अर्थशास्त्री जो हैं कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। यानी उनको अच्छा नहीं बताया। पुनः उपनिवेशीकरण का मतलब होता है फिर से गुलाम, उपनिवेशीकरण का मतलब होता है हम किसी के गुलाम हैं। ठीक है। तो जो विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि जो ये वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण है, वो क्या है? तो पुनः उपनिवेशीकरण का एक जाल है। ठीक है, हम दोबारा से उपनिवेशीकरण में फंसते जा रहे हैं, उन लोगों का कहना है, विशेष अर्थशास्त्रियों का कहना है। आगे लिखता है कि आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क है, जो आर्थिक वैश्वीकरण की समर्थक है उन लोगों का कहना है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। यहाँ पे दो तरह के अर्थशास्त्री मिल जाएंगे, दो तरह के विचारों वाले अर्थशास्त्री मिल जाएंगे। पहले तो कुछ अर्थशास्त्रियों जो कहते हैं कि यह पुनः उपनिवेशीकरण है, ठीक है, और जो कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया से समृद्धि बढ़ती है, खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी खुशहाली बढ़ती है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा आर्थिक प्रभाव भी, जो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं, वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक प्रभाव पर क्या असर होता है। तो लिखता है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज ने पश्चिमी समाज तथा संस्कृतियों के कुछ बातों को आत्मसात किया है। आत्मसात कहने का मतलब उसे अपनाया है। पहला कि महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु पहली भारत में इतनी रूढ़िवादिता फैली हुई थी कि महिलाओं के लिए कुछ बात ही नहीं होते थे। महिलाओं की स्वतंत्रता इतनी नहीं थी, वो तो घर में ही रहती थी, चूल्हा चौका करती थी, उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। पुरुषों का इतना ज्यादा दबाव था उन पर कि उनको घर में ही रहना पड़ता था। तो भारत ने पश्चिमी समाज से इन बातों को स्वीकार किया है
इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है ताकि भारत की जो महिलाएं हैं उनको उनकी स्थिति में सुधार आ सके। तो महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु पहल किया गया है। सांस्कृतिक प्रभाव देखे जाते हैं। रूढ़िवादी तत्वों का विरोध किया गया है। जो रूढ़िवादी और पारंपरिक तत्व थे, रूढ़िवादी कहने का मतलब जो पुराने जमाने की परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे पुराने जमाने में होता क्या था कि अगर किसी पति पत्नी है, तो अगर पति मर गया है और पत्नी जिंदा है तो उस पत्नी को भी पति के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, तो उनको जिंदा जलाना पड़ता था। या फिर कई सारी स्थितियां ऐसी थी कि महिलाओं को तो विधवा जीने का अधिकार ही नहीं था। उनको अगर विधवा हो गई, उनके पति मर गए हैं, तो उसको भी मार दिया जाता था, उसको आग लगाकर जला दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे अत्याचार महिलाओं के साथ किए जाते रहे हैं। ये सभी रूढ़िवादी परंपराएं। महिलाओं को समाज में बोलने का अधिकार नहीं था, समाज में बैठने का अधिकार नहीं था, समूह में बैठने का अधिकार नहीं था। तो कई सारी महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी। तो वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत, वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव उसके अंतर्गत इन लोगों को कुछ उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिले। ठीक है, शिक्षा की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो, इस पर भी अमल किया गया। सरकारें जोर शोर से विश्व के अन्य देशों की देखा देखी अपने यहाँ भी काम करने शुरू कर दिए। शहरीकरण, जन जागरूकता, संसाधनों की पहुंच, इनमें भी वृद्धि हुई। और ये सब किससे संभव हुआ? तो सांस्कृतिक प्रभाव जो वैश्वीकरण है उसके कारण संभव हो पाया है। आगे लिखता है कि वैश्वीकरण के कारण लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कारण लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण दुनिया भर में विचारों एवं मूल्यों को प्रसारित करता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से क्या होता है? तो जो विचार हैं, जो अभिव्यक्ति है, जो मूल्य है, लोगों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो प्रसारित होते हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोनों में, एक दूसरे देश में जाते हैं, जिससे सामाजिक संबंधों का विस्तार हो सके। इससे होता क्या है? सांस्कृतिक वैश्वीकरण से कि दुनिया के एक हिस्से में रहने वाले लोगों के विचार दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों के विचारों से मेल खाते हैं, उनके संबंध बेहतर होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव है उसके अंतर्गत आखिर कौन कौन से व्यवहार आते हैं। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो खान पान में बदलाव आते हैं। जैसे पहले भारत में पिज्जा, नाम, बर्गर, ये सभी अनजान थे, पता नहीं चलता था कि ये क्या है। आखिर पिज्जा, बर्गर, ये चीजें क्या होती हैं, कोल्ड ड्रिंक क्या होते हैं। लेकिन जब से हम वैश्वीकरण की दुनिया में हैं तो विश्व के दूसरे देशों से हमने सीख लिया है कि आखिर पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोको कोला, पेप्सी, सब होते क्या है। तो हम खान पान में बदलाव हो रहे हैं, चाउमीन, पास्ता, मैगी, ये सब चीजें को अपना रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक पहनावा में भी बदलाव आ रहा है। हमें कुछ समय पहले तक जींस पैंट का शकल नहीं था पता कि आखिर जींस पैंट किस प्रकार की चीज होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से वैश्वीकरण बढ़ रहा है, हम दूसरे देशों में जा रहे हैं, सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारे पहनावे बदल रहे हैं, संस्कृति बदल रही है, तो कई सारी चीजों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारी भाषा में बदलाव आ रहे हैं। पहले अपनी मातृभाषा बोली जाती थी, अन्य भाषाओं का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं था। लेकिन जब से हम वैश्वीकरण की दुनिया में हैं, हमारी भाषा बदल रही है। कई लोग चाइनीज सीख रहे हैं, कई लोग स्पेनिश सीख रहे हैं, कई लोग जापानीज सीख रहे हैं, कई लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी भाषा में विस्तार हुआ है, हमारी भाषा बदल रही है और हम अब जो है मिश्रित भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। कुछ थोड़ी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो यानी मिली जुली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी भाषा में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कैसे संभव है? तो ये वैश्वीकरण के कारण संभव हो रहा है। आगे लिखता है कि धार्मिक रूप से अन्य कारकों में बदलाव शामिल हो रहे हैं। यानी धार्मिक कारकों की अगर बात करें तो धर्म के मामले में भी कई सारी संस्कृतियां, कई सारे रीति रिवाज है, कई सारी रस्में हैं, तो वे भी उनको में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत देखने को मिलती है। खान पान में बदलाव, सांस्कृतिक पहनावे में बदलाव, हमारी भाषा में बदलाव, धार्मिक अनुष्ठानों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण संभव है। आगे लिखता है कि कुछ लोगों का तर्क है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बर्गर अथवा नीली जींस, जो ब्लू जींस होती है, नीली जींस की जो लोकप्रियता है, लोकप्रियता का जो नजदीकी रिश्ता है अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है। क्यों? क्योंकि
राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है। यानी कहने का मतलब जो बर्गर है, जो नीली जींस है, इन सभी चीज़ें अमेरिका में ज़्यादा थी। अमेरिका जीवन शैली में बहुत ज़्यादा गहरे प्रभाव छोड़ रही थी, लेकिन इन चीज़ों का राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली जो संस्कृति है, जो कम ताकतवर देश हैं, जो डेवलपमेंट, जो विकासशील देश हैं, उन लोगों पे विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इन लोगों में संस्कृतियों को ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है वैश्वीकरण के फलस्वरूप। तो इन देशों में अपनी छाप छोड़ देते हैं जो बड़े और आर्थिक ताकतवर देश हैं। वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति उसे बनाना चाहता है। यानी कहने का मतलब कि जो बड़े देश हैं, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, ताकतवर है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है अमेरिका। तो अमेरिका में नीले जींस, बर्गर जैसी चीज़ें लोकप्रिय थी, फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी उसे अपना लिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका प्रभाव तो देखने को मिलता ही है, वो अपने पर विकसित देशों के प्रभाव छोड़ देती हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका का प्रभाव हम पे देखने को मिला, नीली जींस, बर्गर, अन्य चीज़ों के प्रभाव देखने को मिलते हैं, कई मायनों में विशिष्ट हो जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस जो चैप्टर है, चैप्टर 9, इसका जो पार्ट 2 होगा अगली वीडियो में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।